गरीब की छत पर तिरंगा। एक छोटा सा गांव हरियाली से घिरा हुआ, कच्चे रास्तों और मिट्टी की दीवारों से बना एक ऐसा स्थान। एक और ठाकुर मनोज सिंह का 2 मंजिला पक्का मकान है, जिसकी छत पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाता है। और दूसरी ओर राम प्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी। राम प्रसाद एक मेहनतकश मजदूर, जिसने कभी सपनों की ऊंचाई नहीं देखी, लेकिन जमीर का आसमान कभी नीचा नहीं होने दिया। उसकी बीवी सीता और बेटा मोती ही उसकी पूरी दुनिया थे। मोती कक्षा 3 में पढ़ता था और दिल से बड़ा देशभक्त था। उसे झंडा फहराना बहुत अच्छा लगता था, पर उसका घर ऐसा नहीं था कि छत पर तिरंगा लग सके। माँ, इस बार हम अपनी छत पर तिरंगा फहराएंगे ना? बेटा, हमारी घर की छत तो है ही कहाँ, प्लास्टिक की चादर पर झंडा कैसे लगेगा? लेकिन माँ, स्कूल में मैडम कहती हैं कि हर भारतीय को तिरंगा फहराने का हक है। मोती की मासूम सी बात सीता के दिल में चुभ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सीता ने राम प्रसाद से बात की। सुनिए जी, मोती को तिरंगा फहराना है, इस बार कुछ कीजिए। उसकी आंखों में जो सपना है टूटने मत देना। सीता, छत पे तिरंगा तो जब लगे जब छत ही हो। इस झोपड़ी में छेद भी इतने हैं कि बारिश में पूरा आंगन नदी बन जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए ही सही, कोई बांस कोई लकड़ी जोड़कर एक मंच ही बना दीजिए, तिरंगा तो लगेगा। राम प्रसाद चुप हो गया। भीतर कहीं वो भी चाहता था कि उसका बेटा गर्व से तिरंगा लहराए। अगले दिन वो अपने दोस्त बाबूलाल के पास गया। बाबूलाल, कुछ लकड़ियाँ और एक पुराना बांस चाहिए बेटा मोती के लिए। छत नहीं है लेकिन दिल तो है अपना भी देशभक्त। रामू, तू भी ना चल मेरे साथ, तेरे लिए सब होगा। तिरंगा तो हर घर का अधिकार है, चाहे वो मिट्टी का हो या संगमरमर का। राम प्रसाद और बाबूलाल ने पास की पुरानी खेत से कुछ बांस की लकड़ियां लाई। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के पास एक कोना साफ किया और मिट्टी, ईंट और लकड़ी जोड़कर एक छोटा सा मंच तैयार किया। अब बस तिरंगा चाहिए था। पापा, अब हमारा भी मंच है, अब मैं भी तिरंगा फहराऊंगा। लेकिन मोती के चेहरे की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में एक घटना हो गई। बच्चों, इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में हर बच्चा हिस्सा लेगा और विशेष प्रस्तुति होगी। हर घर तिरंगा। मोती, क्या तुम अपने घर पर तिरंगा फहराओगे? हाँ मैडम, इस बार मैंने खुद का मंच बनाया है। तेरा घर है या गाय का तबेला, तिरंगा झोपड़ी पर नहीं फहराया जाता। मोती की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्कूल से लौटते ही खुद अपने हाथों से एक पुराना कपड़ा, उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग डाले और बीच में नीला चक्र बना दिया। ये क्या बना रहे हो मोती? माँ, ये हमारा तिरंगा है, असली नहीं है पर भावनाएं असली है। सीता की आंखें नम हो गईं। इधर गांव में ठाकुर मनोज सिंह अपनी हवेली की छत पर विशाल झंडा लगाने की तैयारी कर रहे थे। इस साल भी सबसे ऊंचा झंडा मेरे घर पर फहरेगा और बच्चे मेरी छत से देशभक्ति गीत गाएंगे। पिताजी, गांव के दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका क्या? आर्या, समाज में सबके हिस्से बराबर नहीं होते, ये बात समझो। आर्या इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसने उसी दिन स्कूल जाकर शोभा देवी से बात की। मैडम, क्या हम इस बार कुछ अलग नहीं कर सकते? सब बच्चों को एक समान मंच नहीं दे सकते? बिल्कुल आर्या, लेकिन ये सब ठाकुर साहब की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा। वे ही गांव के संरक्षक माने जाते हैं। अब कहानी ने एक मोड़ लिया। दूसरी ओर मोती ने उस रात अपने हाथ से बनाया तिरंगा अपने छोटे मंच पर लगा दिया। उसे पता था ये सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं, उसकी पहचान है। कल सुबह तेरा तिरंगा सबसे पहले फहरेगा मोती, और चाहे कोई आए या ना आए, मैं खुद तुझे सलामी दूंगा। अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस आया। मोती, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है। हाँ माँ, आज मैं देश को सलामी दूंगा। पास से ही गुजर रही आर्या की नजर उस झंडे पर पड़ी जो कागज और रंग से बना था, लेकिन हवा में लहराते हुए किसी शान से कम नहीं लग रहा था। शोभा मैडम, मुझे मोती के मंच पर जाना है, ये झंडा सबसे खास है। गांव का सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ ठाकुर मनोज सिंह की हवेली जा रहे थे, पर आज पहली बार कुछ बच्चों के कदम मोती की झोपड़ी की ओर भी मुड़े। बच्चों की भीड़ धीरे धीरे राम प्रसाद की झोपड़ी के बाहर जमा होने लगी। शोभा देवी भी आई और आर्या, जो अब तक ठाकुर साहब की छत पर खड़ी थी, अपने कदम रोक न सकी और वो भी सीधे राम प्रसाद के घर की ओर बढ़ गई। इधर ठाकुर मनोज सिंह ने देखा कि कुछ बच्चे और गांव वाले उनकी हवेली से वापस जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ जा रहे हैं? हजूर, लगता है सब राम प्रसाद की झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। वहाँ उसका बेटा कोई तिरंगा फहरा रहा है। एक झोपड़ी में तिरंगा और गांव वाले वहाँ, ये अपमान है मेरे सम्मान का। ठाकुर साहब का अभिमान तिलमिला उठा। उसने आर्या को घर में ना पाकर चिंता से अपने लोगों को भेजा, लेकिन उधर मोती के छोटे से मंच पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब बच्चे मोती के तिरंगे के सामने देशभक्ति गीत गा रहे थे। मोती, तुम्हारा झंडा आज पूरे गांव का सिर ऊंचा कर रहा है। ये तिरंगा है तुम्हारे साहस का। मैडम जी, हम गरीब हैं, पर देश से मोहब्बत कोई जात, पैसा या इज्जत नहीं देखती। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, उसी वक्त ठाकुर मनोज सिंह अपनी जीप से राम प्रसाद की झोपड़ी के सामने आ पहुँचे।
राम प्रसाद, ये क्या तमाशा है? मेरे घर का झंडा नजरअंदाज करके ये भीड़ तेरे घर कैसे पहुंच गई? ठाकुर साहब, तमाशा नहीं है, ये देश प्रेम है। बच्चा चाहता था झंडा फहराना, हमने छत नहीं होने पर भी कोशिश की। ठाकुर साहब, मैंने स्कूल में सुना था कि तिरंगे को ऊंचा नहीं दिल से उठाना होता है। आप नाराज हैं? बेटा, तुझे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई, पर गाँव की इज्जत मेरी हवेली से जुड़ी है। पिताजी, गांव की इज्जत अब इस झोपड़ी से भी जुड़ चुकी है। इन्होंने हमें सिखाया कि झंडा सिर्फ लहराना नहीं, जीना भी होता है। ठाकुर कुछ पल के लिए चुप रहे। वो झोपड़ी को, उस तिरंगे को और बच्चों की उत्साहित भीड़ को देखते रहे। उनकी कठोर आंखें नरम पड़ी। राम प्रसाद, माफ करना, मैं भूल गया था कि देशभक्ति किसी हवेली की छत से नहीं, हौसले की जमीन से पैदा होती है। गांव के लोग चकित थे। आज पहली बार ठाकुर साहब का गुरूर देश के झंडे के आगे झुक गया। बेटा, ये तिरंगा अब हर साल तेरे घर फहरेगा और अगली बार पूरे गांव का झंडा तेरे घर से उठेगा। धन्यवाद ठाकुर साहब। उस दिन शिवपुरा गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। तिरंगा अब सबसे ऊंची छत पर नहीं, सबसे सच्चे दिल वाले घर पर फहराया जाने लगा। कभी कभी छत नहीं होती, लेकिन ख्वाब आसमान छूते हैं। गरीब की झोपड़ी में जब तिरंगा लहराता है, तब वो घर नहीं, एक मंदिर बन जाता है और झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, आत्मा बन जाता है। शिवपुरा के बच्चे अब जानते हैं, देशभक्ति कोई किताब में लिखी लाइन नहीं, बल्कि वो भाव है जो किसी मोती की आंखों से झलकती है। ललिता एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बने एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का था। इस वजह से ललिता सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। ललिता जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी दीपा भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं कक्षा में मान्या नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही दीपा का मजाक उड़ाती रहती थी। ओ दीपा, सुन, तू इस बार 15 अगस्त पर क्या करने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 15 अगस्त की ड्रेस तैयार करवाई है, वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे की ड्रेस में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ, उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे की ड्रेस? पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई ड्रेस खरीद सके। चल, अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तू आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पानी गिर गया है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। पोछा क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबे बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना। फालतू में लंबे बाल लेकर घूमती रहती है। और दीपा के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं लाएंगी। वो अकेली ही सारे स्कूल का काम करेंगी। दीपा चुप हो जाती है। 15 अगस्त से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। दीपा के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। दीपा, मैं सोच रही हूँ मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चल लेना, वहाँ पर भी सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखे हैं, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ? फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। दीपा बहुत खुश होती है। ललिता अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से दीपा के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। दीपा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। ललिता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहन कर आए थे। दीपा का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मान्या और उसके सभी साथी दीपा के लहंगे को देख रहे थे। अरे ललिता, तुमने तो दीपा को बहुत सुंदर लहंगा पहना है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहनकर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा, साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। दीपा बहुत प्यारी लग रही है। अरे दीपा, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ दीपा, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दीपा सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। दीपा को स्टेज पर जाता देख मान्या जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें दीपा को भी इनाम मिलता है।
दीपा अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। मान्या अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची और उसने दीपा का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये सेकंड प्राइज मेरी फ्रेंड पूर्वी का था। पूर्वी, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक मान्या का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों के साथ में बने जंगले से लटक कर नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मान्या घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। दीपा अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और मान्या उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे दीपा मान्या को ऊपर खींच लेती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। मान्या ऊपर आ जाती है, तभी शोर सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ललिता, तुम्हारी बेटी दीपा तो बहुत बहादुर है। इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की बच्ची मान्या की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, नीचे हॉल में फंक्शन चल रहा है। सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। दीपा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है। तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर दीपा हॉल में जाती है। वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों पर डांस करती है। मान्या भी दीपा को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपा भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। दीपा देखती है कि सब बच्चों के साथ आज मान्या भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को दीपा अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन दीपा ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख ललिता बहुत खुश थी। अब मान्या भी दीपा की अच्छी दोस्त बन गई थी।